कवायद छवि चमकाने की, यंगिस्तान को लुभाने की, बीजेपी का रोजगार काउंटर। सियासत छवि का खेल है और बीजेपी इस खेल की माहिर खिलाड़ी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी पार्टी अब यंगिस्तान के दिल में पैठ बनाने की तैयारी में है। एमपी सरकार 12 जनवरी को हर जिले में रोजगार मेला लगाने जा रही है। इस दौरान 3 लाख लोगों को स्वरोजगार और रोजगार का सर्टिफिकेट या अपना काम शुरू करने के लिए लोन राशि का चेक भेंट किया जाएगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा। विवेकानंद जयंती पर सभी मंत्रियों को खुद के या प्रभार वाले जिलों में रोजगार मेले लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जैसा तय किया था कि नौजवानों को रोजगार के अवसर देना, उनको संसाधन देना, तो उसके लिए बैंकों से लोन करा के प्रमाण पत्र देना हो या अन्य योजना के प्रमाण पत्र हो, तो वो 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्री अपने अपने स्थानीय जिले अथवा प्रभार के जिलों में इस कार्यक्रम को करके नौजवान के हाथ में प्रमाण पत्र देंगे। एमपी में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसलों पर कांग्रेस खास तौर पर सरकार को घेरती रही है। इन रोजगार मेलों को इन मुद्दों पर सरकार के काउंटर के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इन रोजगार मेलों को नाकाफी और सरकार का सुगुफा ही करार दे रही है। अब ये तो सब दिखावा है। सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर आप समीर समझ रहे हैं। 1.5 लाख 1 लाख खाली पड़ा है और उसको पहले भरना चाहिए। अब वो मेला लगा रहा है, मेला में सबको बुला के उन्हें ठंडे बात करके और उनको रवाना कर देंगे। हर जगह बेरोजगार सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे लोग, तो उनको तत्काल उनको रोजगार दें। 1.5 लाख 1 लाख वो पहले भरें, फिर जगह जगह लोग बेरोजगारी उसको करें। पर वो कहते हैं बेरोजगारी समस्या खत्म होगी, तो मेला किस बात के लगा रहे। यूं तो बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, लेकिन कभी कभी राष्ट्रीय या भावनात्मक मुद्दों के आगे राज्य सरकार की जनहितैषी और लोकप्रिय योजनाएं चर्चा में नहीं आ पाती हैं। ऐसे में रोजगार मेलों जैसे आयोजन कहीं न कहीं सरकार की छवि को चमकाने का तो काम करते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का रोजगार काउंटर। इस देश में कुछ मसले बहुत ही संवेदनशील हैं, जिनमें एक रोजगार भी है। आप महंगाई की बात कर लीजिए, पेट्रोलियम डीजल की अगर आप बात करते हैं तो प्याज को भी ज़रूर रखिएगा। इसमें प्याज में पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि इसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो कहा जाता है कि आंसू जो है जो भी सरकार होती है उसके बहते हैं। तो कुछ मसले बड़े संवेदनशील हैं और बहुत परेशान भी करते हैं। अब रोज़गार को लेकर बीजेपी सरकार की ये जो कोशिश है, ये किस तरह से आगे बढ़ती है और कितनी मजबूती से इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीयत अच्छी है तो जाहिर तौर पर उसके नतीजे भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा सकती है। क्योंकि रोज़गार के मोर्चे पर अगर आप कुछ अच्छा करते हैं और ये फिगर्स लेकर अगर आप 2023 के इलेक्शंस में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये युवाओं को लुभाने वाला एक विषय है। और रोज़गार मेले की बात सुनकर युवाओं के चेहरे पर चमक भी होगी, लेकिन वो ये भी देखना चाहेंगे कि कितनी सत्यता से इसका लाभ उन तक पहुंचता है। और निश्चित तौर पर रोज़गार को लेकर अगर पूरे देश में आप हमसे पूछें कि किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा सरकारों को इनोवेटिव मोड पर आने की ज़रूरत है, तो वो रोज़गार ही है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की एक सीमा है और किस तरह से हुनरमंद बनाने के साथ साथ निजी क्षेत्र में, यानी एक तरफ आपको युवाओं को उद्यमी भी बनाना होगा, उनको खुद के व्यवसाय की तरफ ले जाना होगा। इसके लिए उनका हुनरमंद होना यानी स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि निजी क्षेत्र में अक्सर योग्य लोगों की कमी देखी जाती है। वहाँ भी अगर इस तरह की पहल एक समन्वय के साथ सरकार करती है और नोडल एजेंसी की भूमिका निभाती है कि इस कंपनी में इतने लोगों की ज़रूरत है और हम भेज रहे हैं योग्य और प्रशिक्षित लोगों को, तो ये कुछ इनोवेशंस होने चाहिए जिनकी ज़रूरत सरकारों को बहुत ताकत के साथ है। आज इसी अहम विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं सर।
कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हैं, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। रोजगार मेले, विवेकानंद जयंती से शुरुआत, एक अच्छी पहल, सराहनीय पहल, और ज़मीन पर ये उतरे पूरी ताकत के साथ जिससे युवा लाभान्वित हों और राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी बेनिफिटेड हो सकती है। इससे किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, राजनीतिक लाभ हानि तो चुनाव में पता लगेगी, लेकिन जो रोजगार एक बड़ी समस्या, महंगाई से ऊपर रोजगार है। यदि रोजगार होगा तो महंगाई का पता लगेगा नहीं। तो रोजगार को लेके जिस तरह के प्रयास सरकार कर रही है, ये जो है मतलब पहली बार नहीं हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले साल भी हुआ था, 2018 के चुनाव के पहले भी बड़े पैमाने पर जो है रोजगार मेले लगाए गए थे। क्योंकि मेलों की आवश्यकता हमें जब पड़ती है जब हमारे पास संसाधन उतने नहीं है जो आपके पास रोजगार के। अभी जो कोविड का पीरियड आया है, इसमें भी जो है एक रोजगार में गिरावट तो आई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बड़ी समस्या रोजगार इस वक्त बनी हुई है। पहले ये जो काम प्लेसमेंट एजेंसी किया करती थी या कॉलेज में जाके प्लेसमेंट जिस तरह से होते थे, वो अब सरकार को रोजगार मेले की तरह उनको लगाना पड़ रहा है। तो जो सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला एक सेक्टर माना जाता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट, अब तो वो छोटा होता जा रहा है। धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ बचे, तो सरकार का काम केवल एक जो है लोगों को, कंपनियों को आप जो है अपने यहाँ इन्वाइट करके, और जो बेरोजगार जो लोग हैं या जो स्किल्ड हमारे यहाँ जो मैन पावर है, उसको केवल बीच में दोनों को एक मंच मुहैया कराने की बात है। क्योंकि रोज़गार तो आजकल स्किल्ड बेस है। यदि आपके पास स्किल है तो आपको किसी मेले में जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप अपनी स्किल के आधार पर रोज़गार मिल सकता है। और मध्य प्रदेश में क्या है कि बहुत दिनों से हम ये देख रहे हैं ना कि जो यहाँ का मैन पावर है वो राज्य के बाहर बहुत जा रहा है। उसको यदि यहाँ काम मिल जाता है तो यहाँ के जो पैसा है यहीं रोटेट होगा, यहीं डेवलपमेंट होगा। बहुत सारी चीज़ें यदि राज्य में ही उपलब्ध होंगी तो फिर जो है यहाँ का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण बात है। यानी युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने से पहले महत्वपूर्ण ये है कि उनका स्किलफुल होना, उनका हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक अच्छा मैकेनिक, एक अच्छा प्लम्बर, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन, ये तो हो गए वो रोज़गार जो आप कहते हैं कि प्रारंभिक सीढ़ी जो रोज़गार की है। और इसके बाद इंजीनियर्स हैं, इसके बाद पत्रकारों को भी आप शामिल कर लीजिए, पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं। अगर ये सारी चीज़ें बहुत योग्यता से संचालित हों और इनसे निकलने वाले लोग बहुत हुनरमंद हों तो कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी नौकरी मिलने में। सीखने वालों के ऊपर भी है कि वो कितनी मेहनत से इसे सीखते हैं। अवनीश जी, देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए, या यूँ कहें कि युवा से आगे भी जो एज होती है 40+, 30+, उसके लिए बेरोजगारी से बड़ी जटिल समस्या कोई भी नहीं है। और वर्तमान में आप देखें मध्य प्रदेश इस मामले में पूरे भारत में जो नंबर 3 पर आता है बेरोजगारी के मामले, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी जो दर है 27.5% है शरद जी। और पिछले एक साल में देखें तो इसमें सीधी लगभग 20% की ग्रोथ आई है। मतलब रोजगार के अवसर निरंतर कम हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, देखिए पहली बार नहीं, जो आदरणीय दिनेश गुप्ता जी सही कह रहे थे, पहले भी सरकार इस तरह के प्रयास करती, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं। क्योंकि आप शरद जी, मैं एक बात याद दिलाऊं, शिवराज सरकार पिछले 17 साल की अगर बात करें, उमा भारती और बाबूलाल गौर, इनके सबके टेन्योर को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल 53 इन्वेस्टर समिट इस प्रदेश में हो चुकी। शरद जी 53, अगर उनका बजट निकालेंगे तो शायद मुझे लगता है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितनी इन्वेस्टर समिट हुई वो आज तक उनके नतीजे क्या है। क्योंकि आप देखें कई लोगों ने MOU साइन किए, कई लोगों ने जमीन भी अलॉट कराई शरद जी, लेकिन कहीं रोजगार की स्थिति में कहीं सुधार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जैसे अभी कांतिलाल जी कहते 1.5 लाख बैकलॉग तो सिर्फ आदिवासी वर्ग के खाली हैं, उस पर आप ध्यान दें, उससे आपकी रोजगार की समस्या हल हो सकती है। इसके अलावा अगर गृह विभाग में देखें शरद जी, तो गृह विभाग में जो मेरी जानकारी है लगभग 48,000 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में भी आप जाएं तो शिक्षा विभाग में 73,000 भर्तियां होनी बाकी हैं, जो पिछले कई सालों से। इस तरह से कई विभाग हैं। मुझे लगता है अगर सरकार यही काम कर दे, अगर ये भर्तियां सही समय पर कर दे शरद जी, तो उससे काफी, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा, काफी हद तक समस्या हल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस पर एक आपको बहुत ठोस नीति बनाना पड़ेगी,
देखिए राजनीति के कई विषय होते हैं, मेरे मित्र भी बैठे हैं बीजेपी से, वो भी अपनी बात रखेंगे अग्रवाल साहब, लेकिन मेरा इसमें निवेदन है शिवराज सरकार से कि इस पर एक ठोस नीति बनाइए कि जो भी आपके यहाँ, जैसे हमारी जब सरकार थी तो कमलनाथ जी ने इस बात को सबसे पहले उठाया था कि जो भी उद्योग अगर मध्य प्रदेश में लगता है तो उसमें आप 70% या 60% जो भी आपका उनसे बात नेगोशिएट हो जाए, वो पहली प्रायोरिटी आप मध्य प्रदेश से जिसने कम से कम स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की हो या वो उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो मुझे लगता है इससे काफी हद तक समस्या हल हो सकती हैं। और सबसे बड़े शरद जी, जो आपकी इंडस्ट्रियल जोन है, देखिए आप पूर्व में मैं आता हूँ वहाँ तो बहुत आपकी तैयारी अच्छी दिख रही है यार। होमवर्क आपने अच्छा किया है, तो सेकंड राउंड भी होगा। लेकिन जब आप सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की बात करते हैं तो आपको वहाँ काम के घंटे, मैं ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं निजी क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जो स्थितियाँ हैं, वहाँ सैलरी बिल और पेंशन बिल लगभग बराबर हैं, या कई जगह पेंशन के बिल सैलरी बिल पे भारी हैं। बीते 5 साल आर्थिक चुनौतियों के साल हैं, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आगे की सोच करनी पड़ेगी। नौकरियां खाली हैं, लेकिन सरकारें भरने से पीछे क्यों हटती हैं, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। न उनके पास आर्थिक संसाधन हैं और न वो इतनी सक्षम है कि सरकारी नौकरी में जो लायबिलिटीज़ होती हैं, EL, CL और इसके साथ तमाम जो दायित्व होते हैं, इन सब का निष्पादन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बाध्यता है और ये चुनौतियां हर सरकार के सामने। बहरहाल आशीष जी क्या नज़रिया सामने रखते हैं उन कड़वी चुनौतियों को सामने रखते हुए, ये वही बताएंगे। जी आशीष जी। देखिए, मेरे मित्र ने अभी एक बात कही कि डूबते को तिनके का सहारा। तो डूबते को तिनके से सहारा तो मिल जाता है, परंतु नैया तिनके से पार नहीं होती, इसलिए ठोस नीति तो बननी चाहिए। और ये ठोस नीति, जब तक हम रोजगार को इस संकीर्णता से और संकुचितता से सिर्फ सरकारी रोजगार और सरकारी नौकरियों से ही आंकेंगे, तो कभी भी मुझे लगता है कि ना हम नीति पर पहुंच जाएंगे ना नियत पे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें इतिहास का बोध करना चाहिए। तो 1700 AD में भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में जो योगदान था वो 27% था, और जब अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए उस समय ये योगदान लगभग 3% पर था। और ये जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन इसलिए आया कि विदेशी जो आक्रांता थे उन्होंने हमारे देश का सोचने का और देखने का नजरिया बदला, और जो देश उद्यमिता के लिए जानता था, जो उद्यमशीलता के लिए जाना जाता था, वो सिर्फ नौकरी परख हो गया था, क्योंकि उद्यमिता तो जो विदेशी आक्रांता थे, चाहे मुगल हो या ब्रिटिशर्स हो, उनको करनी थी। और इसीलिए हमारे यहाँ की एजुकेशन पॉलिसीज ऐसी बदली गई और ब्रेन वॉश किया गया कि सब लोग सरकारी नौकरी के लिए भागने लगे, और अभी भी लोग उसी तरफ आ रहे हैं। हाथ मत उठाइए, मैं बहुत तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। एक बात, मुगल आ गए हैं, ज्यादा आपको इतिहास का अवलोकन करना हो तो सत्यनारायण की कथा सुन लीजिएगा। उसमें लीला अरे सुनिए ना, मुगल आ गए, सुनिए ना, लीलावती कलावती के पति भी सरकारी नौकरी नहीं करते थे, समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे। तो इस देश में अगर हमें समुचित रोजगार चाहिए तो हमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, निजी क्षेत्र की नौकरियां, असंगठित रोजगार और उद्यमशीलता, इन सब पर काम करना पड़ेगा, जिस पर नीतिगत अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो 2014 से मध्य प्रदेश की सरकार और इस देश की मोदी सरकार। अब रोजगार कहां से पैदा होंगे? अर्थव्यवस्था से पैदा होंगे। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में चमकता हुआ सितारा मानता है और डबल डिजिट ग्रोथ रेट देने वाली एक अकेली अर्थव्यवस्था मानता है, तो निश्चित ही अगर इकॉनमी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी तो इस देश में रोजगार भी पैदा होंगे। परंतु हमारे यहाँ क्या बेरोजगारी और रोजगार नापने के अभी जो पैमाने हैं, मापदंड है, वो असंगठित क्षेत्र के रोजगारों को नहीं छू पाते हैं। इसीलिए हमारे सामने जो फिगर्स निकल कर आते हैं वो मिसलीडिंग आते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। मार्च 2020 के बाद हमने सरकार संभाली और 2020 और 21 मध्य प्रदेश में कोरोना की लहर के बावजूद एक बेहतर साल रहा, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां पिछले वर्ष से 48% अधिक लगी। मध्य प्रदेश में पूंजी निवेश 63% अधिक आया और इन दोनों कारकों से
मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन 38% अधिक हुआ। ये मैं आंकड़े और तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। जी। और मध्य प्रदेश में चलिए, यही आशीष जी, गति मैं लौटता हूं 2021 दूसरे राउंड और की 22 तरफ। में चल रही है। जी। अब एक नवाचार करते हुए हमारी सरकार ने जी जी, आप बहुत संक्षेप में अपनी बात कह लीजिए। सर देखिए, बहुत संक्षेप में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज भी वही बातें हुई, मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुखमंडल से अंत में 200 साल, 300 साल, 400 साल आप पीछे, उससे सॉल्यूशन क्या निकलेगा? हम बात करें जब सन 47 से जब इस देश में जनतंत्र की स्थापना हुई, बुझेला जी, लेकिन आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आजादी के बाद 40 सालों तक जो कांग्रेस की सरकारें हैं, आप उसको भी शामिल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, हमने उन 40 सालों में से मध्य प्रदेश की बात करूं, हमने मंडीदीप, पीतमपुर, खुद ये ग्वालियर से आते मालनपुर जैसे औद्योगिक संस्थान स्थापित किए। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में जो नए औद्योगिक संस्थान है, चाहे आप घाटा बिल्लो ले लें, आचारपुरा ले लें, एक फैक्ट्री तक नहीं लगा पाई 17 साल से। आप मुझे बताएं, आपने इतनी इन्वेस्टर समिट की, उनका क्या हुआ? आज आप देखिए मैं आता हूं दूसरे राउंड पे आता हूं। दिनेश जी, बड़ा सवाल ये है कि जिस संवाद की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश के मुखिया हैं, उनके पास एक बड़ा अनुभव है। लेकिन ये सवाल जो हमने हमारा एक कार्यक्रम है अफसरनामा, उसमें हमने जब एक सीनियर जो उस केंद्र में भी कैबिनेट रैंक के सेक्रेटरी रहे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने पूछा कि कोई कलेक्टर जब नवाचार करके जाता है और बहुत बढ़िया काम करता है जिसकी सब तरफ तारीफ होती है, तो दूसरा जब उनका कलेक्टर आता है, वो उनका तबादला हो जाता है, तो वो उनके काम रुक जाते हैं। उन्होंने कहा इस पर कोई हमें बहुत एक गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी तरह से हमारी सरकारों का भी रवैया है। पार्टियां बदलती हैं तो पिछली सरकार की तमाम योजनाओं को ये कहा जाता है ये सब बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो सरकारें 5 साल चुनाव जीतने के इरादे से योजनाएं बनाती हैं, क्या उनके पास इतना ज्ञान नहीं है? लेकिन ये प्रक्रिया कम होती जा रही है। आज भी इस बैठक में अगर हम कांग्रेस बीजेपी को सुनेंगे तो सिर्फ आलोचना आलोचना आलोचना। हम एक दूसरे के प्रति समाधान, सुझाव वो नहीं सुनेंगे। आपने ये गड़बड़ किया, आपने ये गड़बड़ किया, हमने ये ठीक किया था, आपने उसको बिगाड़ दिया। ये परंपराएं बदली तो जाना मैं तो निराशावादी नहीं हूं, लेकिन कोई उम्मीद अभी इसमें नजर नहीं आती। जी, क्या कहें? देखिए शरद जी, नजरिए का फर्क है। नीति से ज़्यादा जरूरी है नजरिया, कि आप किस तरह से अपने स्टेट को देखते हैं। क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, हम केवल एक जगह फोकस नहीं कर सकते कि हमें प्राइवेट सेक्टर में भेजना है या सरकारी सेक्टर में भेजना है। आपको दोनों सेक्टर, क्योंकि जो सरकारी सेक्टर होता है वो चेक होता है, आप जो है उसको बैलेंस कहाँ करेंगे? आप कहीं ना कहीं तो आप करेंगे ना, कि आप स्कूल में यदि टीचर नहीं है तो क्या आप सारी जगह प्राइवेट स्कूल खोलेंगे? क्या उतना हमारे यहाँ आमदनी है लोगों की? क्या इतने अस्पताल हमारे पास लोगों के पास जाने लायक हैं कि जो है इलाज करा लें अपना? जब आप एक वेलफेयर स्टेट होते हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि सरकारी जो सेक्टर है उसको मजबूत करना। यदि प्राइवेट सेक्टर का सरकारी सेक्टर से कंपटीशन होगा तो निश्चित तौर पर सर्विसेज भी अच्छी होंगी, और जो एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे वहाँ सैलरी और वेजेज भी अच्छे होंगे। आज आप देखिए ना कि आउटसोर्स एजेंसी में आप 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में उसी मंत्रालय में काम करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? आप जो मंत्रालय के खाली पद आखिर गए कहाँ? आपने उनको जो है क्यों नहीं भरते? आप किसी भी सरकारी विभाग में आप देखिए ना कि थोकबंद कोई नियुक्ति नहीं निकलती। आप टीचर के पद, हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, तो ये भी तो एक रोजगार का जरिया है ना। आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता जो होना चाहिए कि सरकार में पहले पद भर दें, उसके बाद जहाँ जिसको प्राइवेट में जाना है वो फ्री है। आप कम से कम एक अवसर तो उपलब्ध कराइए, उन अवसरों को तो मत रोकिए। क्योंकि कोई भी जो बेरोजगार है वो किसी भी राजनीतिक दल के आंकड़े सुन के अपना पेट नहीं भर सकता है। उसे रोजगार चाहिए, और रोजगार जिस भी आप स्वरूप में होगा, आप कहेंगे कि हमने इतने उपलब्ध करा दिए, तो वो तो फिर वोटर, उसको पता होता है जब वो वोट देने जाता है कि उसको एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट मिला या नहीं, और किस तरह का एम्प्लॉयमेंट था। महत्वपूर्ण बात यही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं, हमें ऐसे एरियाज चुनने पड़ेंगे जो रोजगार के अवसर क्रिएट कर सकते हैं। इतने सारे स्थल हैं, शायद आप जानते हैं नहीं जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बैतूल से 100 किलोमीटर दूर कुकरू खामला है, जहां कॉफ़ी के बागान 1944 से हैं। एक अंग्रेज़ महिला फ्लोरेंस उन बागान की स्थापना कर गई थी और 44 एकड़ में है, कॉफ़ी होती है वहाँ पर्यटकों का भंडार जा सकता है, जाना ही चाहिए। इन तमाम चीज़ों का अगर हम क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत पारंपरिक है, सरकारी नौकरी, शिक्षाकर्मी, अभी शिवपुरी में जिस तरह लाइन लगी, MBA वाला भी गया। आपके पास एक नज़रिया है कि सिर्फ सरकारी नौकरी,
ये बात आशीष जी से सहमत असहमत लोग हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये गिफ्ट में तो हमको दिया है कि सरकारी नौकरी दामाद की तरह होती है। आप अगर गवर्नर राजा बाबू साहब के साथ बैठ गए तो आप मज़ेदार हैं, आप 6 बजे निकलेंगे ऑफिस से, गोल्फ खेलेंगे, जाएंगे क्लब में, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट लेंगे और उसके बाद अपना हैट ठीक करते हुए अपने घर आ जाएंगे। घर पे भी आपकी सेवा के लिए सब मौजूद रहेंगे। ये हमारा परसेप्शन आज तक बना है और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तो बच्चा ये सपना लेकर ही बड़ा होता है कि उसे अखिल भारतीय सेवा में जाना है। बहरहाल मैं विषय से भटक रहा हूँ। आशीष जी। जी देखिए, मैं सदैव ऐसा मानता हूं कि सरकार का रोल मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। सरकार को इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए जहां पर नौकरियों के लिए पर्याप्त मौके और समुचित वातावरण उपलब्ध हो। और इसमें जैसे ही मोदी सरकार आई, आज देखिए जब कॉलेज से बच्चा प्लेसमेंट में निकलता है तो कई लोगों के इलेक्टिव्स एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं और कई लोग प्लेसमेंट सेल से बाहर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको खुद उद्यमी बनना है, रोजगार सृजन करना है, ना कि रोजगार पाना है। तो ये इकोसिस्टम में बदलाव है और इसका बहुत बड़ा कारण है जो स्ट्रक्चरल चेंज सरकारों ने किए, चाहे वो जीएसटी को लाना हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा हो। इन सारी चीजों से ये प्रभाव पड़े हैं कि अब इस देश का युवा भी उद्यमी बनना चाहता है। मेरे मित्र लगातार कुछ इन्वेस्टर समिट्स की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर समिट इनको भी याद कर लेनी चाहिए जिसको कमलनाथ सरकार ने रखा था और जिसका नाम था मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। और मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है उत्कृष्ट, यानी कि वो सरकार जो कमलनाथ की सरकार थी उसकी एक आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि 15 वर्ष में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट बनाया। जो 3 चीजें ये मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स के सामने परोस रहे थे, जिसमें चमचमाती रोडों का एक जाल था, जिसमें लैंड बैंक थी और बिजली की पर्याप्त और प्रचुर उपलब्ध था, वो 15 साल की मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई। 2003 में जब मध्य प्रदेश हमें मिला, बीमारू राज्य था, सड़कें थी नहीं, बिजली आती जाती नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर में दस्यु प्रभावित 50 एरिया थे, जिसमें इन्वेस्टर समिट एक जब ग्वालियर में हुई थी तो उसमें उस कंपनी के डायरेक्टर को ही अगवा कर लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने वो इकोसिस्टम बनाया और इसीलिए हमारी जो संकल्पना है 2018 की चुनाव में समृद्धशाली मध्य प्रदेश और 2020 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसमें नारा ही है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा इकोसिस्टम लाएंगे जहां पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होंगे। और ये जो 12 जनवरी है, जो हम स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रोजगार दिवस मनाना चाहते हैं, उसमें 3 लाख रोजगार हमारी सरकार चाहती है एक दिन में दिया जाए। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि प्राइवेट जितने भी प्लेयर्स हैं, कंपनियां हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनको पर्याप्त टैलेंट मिल सके। उद्यम क्रांति के लिए हम व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग देंगे और उनको आसान ऋण उपलब्ध कराने में, बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। और जब ये सब होगा तो मुझे लगता है कि समाज का नजरिया बदलेगा और जो युवा स्वयं रोजगार सृजन कर सकता है उसको पर्याप्त हम उपलब्ध मौके दे पाएंगे। देखिए सर, इन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार की बात करी तो मैं इनको याद दिला दूं, CMIE एक संस्था है, उसने खुद सर्वे जारी किया था कि कमलनाथ जी की सरकार के 9वें महीने में 40% रोजगार बढ़ा था, रोजगार के अवसर बढ़े थे। तो ये देखिए, आपने बात की, मैंने उस बात कर, बाकी मैं जो बात बताऊं, देखिए मैं खुद इस बात को मानता हूं। मैंने खुद शरद जी 10 साल मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, तो मैं खुद इस चीज़ को मानता हूं कि सबसे पहले आपको सकल घरेलू उद्योग का उत्पादन आपको बढ़ाना होगा, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा ध्यान देना, जिससे कि आपके यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ें। देखिए, सरकारी रोजगार के अवसर एक सीमित हैं, अगर आपको सबको रोजगार देना। लेकिन ये जो बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो मैं इनको बात बता दूं, अगर आप पूरे इंडिया में देखें, चाहे सिम्बॉयसिस जैसे कॉलेज हो, STML गाजियाबाद हो, कई तरह के IIM हो, आप देखें इनमें पिछले 7-8 साल में प्लेसमेंट घटे हैं शरद जी, पैकेजेस घटे हैं। आप देखो, पूर्व में आप देखें जब कांग्रेस की सरकारों की ये नीतियां थी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी कंपनी, आप देखें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स US की कंपनी है, वो उसका जो संस्थान पूरे जो जॉब करवाती, वो उसकी जो नाइट जो उसके यहाँ क्लासेस चलती हैं, वो उसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। आप देखें IT इंडस्ट्री का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब कहाँ बना, आप देखें वो पुणे और हैदराबाद, बेंगलोर बना। आप ये देखें फार्मा, आपको मालूम फार्मा इंडस्ट्री आज कितनी, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री
कम से कम 6 लाख करोड़ की है। पता करिए कैसे बनी, कितनी, चाहे फाइजर हो, चाहे रेनबैक्सी हो, सन फार्मा हो, ये कंपनियों का आप इतिहास देखें शरद जी, पहले क्या था और आज कहां है ये। आप देखिए रेनबैक्सी जैसी कंपनी डाइची सेंक्यो जैसी कंपनी को खरीद लेती है, जापानीज कंपनी को। मतलब ये तभी हुआ जब पूर्ववर्ती सरकारों ने अच्छी इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी। ये सिर्फ इससे बात नहीं होता, आप 17वीं सदी की बात कर रहे थे महाराज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उस समय ट्रांसपोर्टेशन के तो कोई साधन नहीं थे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे 27% कंट्रीब्यूट कर सकती, मुझे आप बताएं। उस समय 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो अगर भोपाल से बात करें तो भोपाल से झांसी तक सामान या गेहूं भेजने का साधन नहीं रहा होगा। आप अपने नहीं सर, ये मतलब सर हमारे देश में, सर हमारे देश में जिन पर हम उनको देखिए सर, नहीं सर, देखिए ये सर मैं क्षमा चाहूंगा सर जी, इस चीज विनम्रता से सर। आप और 5वीं सदी में जाएंगे, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो समझ सकते हैं कि कालीकट से क्या क्या हम किस तरह से व्यापार करते थे, सिल्क रूट क्या था जी। हड़प्पा संस्कृति में अगर हम जाएंगे तो हम पाएंगे उस समय का आर्किटेक्चर शायद आज से भी ज्यादा डेवलप था, वो एक अलग विषय शरद जी। लेकिन मुझे लगता है हमें रहना चाहिए 1947 के बाद, जब हमारे देश में जनतंत्र की स्थापना हुई, उसके बाद नौकरियां मिलना। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि उद्योग मित्र राज्य होना चाहिए। देश के कुछ राज्यों में क्यों उद्योगों की दृष्टि है, क्यों दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अब लोग कहते हैं हमें नए उद्योग नहीं चाहिए, इतने आ चुके हैं। आपका उद्योग मित्र एटीट्यूड देखिए, मध्य प्रदेश में पोर्ट्स नहीं है, ये हमारा ड्रॉबैक है, लेकिन हमारी ताकत है कि हम लॉजिस्टिक हब हैं, हम देश के बीचों बीच हैं, हम उत्तर और दक्षिण का सेतु हैं। ये बात आज से नहीं, कांग्रेस सरकारों के ज़माने से हम कहते आ रहे हैं। देश भर में इन्वेस्टर्स मीट करने से इन्वेस्टमेंट आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आपकी सरकारें भी ले आती जब मध्य प्रदेश में रही, और बीजेपी भी 17-18 वर्षों में ले आती। इन्वेस्टमेंट आता है बिजली पर, सड़क पर, पानी पर, और एक बहुत ही उद्योग मित्र वातावरण पर। इन सारी चीज़ों को रिव्यू करके, और आप दोनों को इसमें बहुत ही मित्रवत आना पड़ेगा सामने। आप अगर आलोचना करते रहेंगे तो प्रदेश की जनता की बहस में रुचि नहीं है कि कांग्रेस ने ज़्यादा रोजगार दिया कि बीजेपी ने दिया, उसकी रुचि सिर्फ रोजगार में है, आपकी बहस में, हमारी बहस में नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े। कमलनाथ जी शिवराज जी के साथ बैठें, शिवराज जी उनको आमंत्रित करें, एक बड़े प्रोस्पेक्ट में हम बात करें, बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम जाएं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है तो माफ़ कीजिएगा साहब, ये सिर्फ एक झुंझुना है, बजाने के लिए बजाते रहा जा सकता है, लेकिन सत्यता यही है कि एक हुनरमंद भारत चाहिए हमें। हमारे नौजवान अपना उद्यम भी शुरू करें, वो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच में एक सेतु भी बने, और इस तरह से रोजगार की अनंत संभावनाएं क्रिएट हों। और जो प्राइवेट रोजगार जिस राज्य में चल रहे हैं उनको सरकार पूरा संरक्षण दे, क्योंकि कई बार जब उन पर संकट आता है तो जिनके हाथ में नौकरियां हैं वो भी चली जाती हैं। बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद बुंदेला जी, धन्यवाद दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कोरोना पर सियासी रोना। नमस्कार।